काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे ना, क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था क्या क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या था, कौन कौन सा हमने डिस्कस किया था? बताओ, फटाफट बताओ। हर्षिता, प्रिंसी, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है तो मैसेज करो। पहला बेसिस क्या था? क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था उस बेसिस पे हमने देखा था। दूसरा बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूशन, तो परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा बेसिस क्या हमने डिस्कस किया था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर इनफोर्सेबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर इनफोर्सेबिलिटी कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमने मेंशन किया था? 5। कौन कौन सा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल, अनइनफोर्सेबल होगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा वैलिड हो ही गया ना। ठीक है, चलो, तो इसमें डिटेल में हम पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वैलिडिटी के बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स कर सकते हैं, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी है। एंड एट द सेम टाइम जितने भी एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने चाहिए वो सारे एलिमेंट्स भी उसके अंदर है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, आपका लॉफुल कंसिडरेशन है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी उसमें फुलफिल हैं। ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हाँ ठीक है चलेगा, तो जितने भी एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने चाहिए वो सारी चीजें हैं, तो हम कहेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके अलावा जितने भी हमने क्लासिफिकेशन देखे वो किस में चले जाएंगे? या तो वैलिड के लिए वो सारे एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं तो वैलिड हो गया, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? या तो वो वॉइड होगा, या तो वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा, या फिर अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी एक या फिर एक से ज्यादा कोई भी वैलिड एलिमेंट का मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट मिसिंग है तो वो फिर किस में आएगा? बाकी के बचे जो 4 टाइप्स हैं उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो आज हम दूसरा डिस्कस करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट जिसकी इनफोर्सेबिलिटी है। बात समझिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके एग्रीमेंट हैं, लेकिन एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट हों। तो सारे एग्रीमेंट यानी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसका जो वैलिड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर इनफोर्सेबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आगे हमने वर्ड यूज किया वॉइड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब कंसीडर किया जाता है? तो देखो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो तो हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि शुरू में तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू में तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है, यानी उसकी इनफोर्सेबिलिटी है। लॉ के नज़र में वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जिसके वजह से उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, यानी जो प्रोमिजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो अब पूरी नहीं की जा सकती है। लॉ की नज़र में हमने क्या कहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन
फर्दर कुछ ऐसा सिचुएशन फ्यूचर में हुआ जिसके वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया। अब वो हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके माध्यम से समझो कि ए ने बी को प्रॉमिस किया, दो लोग के बीच में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि ठीक है हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो ए ने बी को बोला कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बाद में क्या हुआ, ए मैड हो गया, पागल हो गया, हो सकता है खुशी के मारे पागल हो गया हो, ठीक है, कि शादी होने वाला है, पागल हो गया। तो पागल आदमी से शादी कौन करेगा, ठीक है। या फिर कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, खत्म। क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इनिशियली इट वाज कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति ने कहा दूसरे व्यक्ति को कि एक बढ़िया सा पेंटिंग हम आपको बनवा के देंगे। बनवा के देंगे मतलब एक अमेरिका का कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बढ़िया स्केच बनाता है, वो अमेरिका से इंडिया में आएगा तो बढ़िया सा एक स्केच बना के हम आपको देंगे। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो अमेरिका से फ्लाइट में बैठा और बीच में ही फ्लाइट क्रैश कर गई, अब वह ही नहीं पाया। तो क्या अब उसको पेंटिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से आप इन्फोर्स कर सकते हो कि नहीं वो पेंटिंग मुझे बनवा के दो, अब वो आदमी ही नहीं रहा तो कहाँ से हम बना के देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, अब हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप क्या करते हो, इन्फोर्स करते हो। अगर कोई अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है तो आप उसके ऊपर केस फाइल करते हो। तो केस तभी फाइल करोगे ना जब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं रहा, वॉइड हो गया, तो अब उसके जो राइट्स हैं या फिर जो उसके ऑब्लिगेशन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी अब आप उसके ऊपर किसी तरीके से केस नहीं कर सकते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो अब इम्पॉसिबल है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जो फ्यूचर में किसी भी वजह से क्या हो जाए, उसको फुलफिल कर पाना असंभव हो जाए, आप नहीं कर पाओ, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई यहाँ पे इंडिया में एक एक्सपोर्टर है जो पाकिस्तान में क्या करता है, फल और सब्जियों की सप्लाई करता है, ठीक है। बीच में क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर छिड़ गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ गया, तो अब उस केस में जब दो देश के बीच में लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम एनिमी कंट्री बोलते हैं, दुश्मन देश। हाँ, तो मेरा दुश्मन है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये दो पार्टी, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच का जो ट्रेड है, वो ट्रेड क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। अब ऐसे केस में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, पहले वॉर से पहले क्या था, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वॉर के बाद क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियली शुरू में, यह शुरू से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शुरू में क्या था, ये वैलिड था, शुरू में इसकी वैलिडिटी था, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी थी, ये एक सही कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन वॉइड कब हुआ, बाद में, फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसके वजह से इसको इन्फोर्स करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कंसिडर करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
हर्षिता प्रिंसी समझ में आ रहा है? चलो तो अब इसको ध्यान से सुन लो। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसमें इसको कैसे डिफाइन किया गया है एक बार इसको लिख लो और फिर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, ऐसे लिख लेना, सेक्शन 2J इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लिखो, a contract which ceases, CEASES, ठीक है, a contract which ceases to be enforceable by law, हाँ, ceases to be enforceable by law becomes void, ठीक है, becomes void when it ceases to be enforceable. सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, अब वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो जाए आने वाले टाइम में किसी भी वजह से, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ की नज़र में उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अब इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। पहले हम इन्फोर्स कर सकते थे लेकिन अब इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरू से आपका वॉइड नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ही हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये अनइन्फोर्सेबल था, इन्फोर्सेबल था स्टार्टिंग से ही, बाद में कुछ ऐसे सिचुएशन हुए जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने राइट्स को या फिर ऑब्लिगेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझे ना, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से सिचुएशन हैं जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका सीजेस टू बी इनफोर्सिबल हो जाता है, यानी अब हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। पहला इसमें लिखो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कब होगा या फिर वॉइड कब होगा, उसके सिचुएशन कौन कौन से हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस। पहला रीजन लिखो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी।
चल गया ना। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी हम सबसिक्वेंट की बात करें, सबसिक्वेंट या फिर सब्सिक्वेंटली टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन जब हुआ देन इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। The impossibility which arise subsequent to the formation of a contract। क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वैलिड था, वैलिड एलिमेंट्स सारे थे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी वैलिड एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे कुछ भी उसमें हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कब हो रहा है, उसको परफॉर्म करना फ्यूचर में क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन को हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। स्टार्टिंग में इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू सर्टेन रीजन फ्यूचर में इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। सब्सिक्वेंटली यानी आज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया, इट वाज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि परफॉर्मेंस की जब बात आई उस टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जिसके वजह से उसको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, लिख लो, सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है, सेक्शन 56 अकॉर्डिंग टू सेक्शन, लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract to do an act, a contract to do an act, a contract to do an act become, ठीक है, becomes, लिख लो, becomes void, becomes void when the act become, when the act becomes impossible, when the act becomes impossible। हमने क्या कहा कि कोई भी एक्ट, ठीक है, वॉइड तब बन रहा है या फिर वॉइड तब हो रहा है जब उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बाद उसको फुलफिल करना अगर इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से अराइज हो रही है जब उसको हम फुलफिल कर ही नहीं सकते, परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं उस एक्ट को, तो हम कहेंगे कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से हो जाए क्या चीज, वॉइड। तो ये एक तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, पहले वैलिड था बाद में वो वॉइड हो गया, शुरू से वॉइड नहीं है। क्लियर। इस सेक्शन में हम ये भी कहते हैं कि जो भी आपके ऐसे रीजन हैं, ठीक है, ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको परफॉर्म करना क्या हो रहा है, प्रोमीजर, जो भी आपका प्रोमीजर है वो प्रोमीजर फुलफिल नहीं कर सकता है अपने एक्ट को परफॉर्म करना। तो जो भी पार्टीज हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कुछ इस तरीके से हो जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से करके वो एक्ट पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिया कि दो पार्टी के बीच में, ठीक है, दो पार्टी या फिर दो पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, ए ने बी से कहा कि मैरिज करेंगे, तो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन हुआ जैसे हमने कहा कि पागल हो गया, मैड हो गया, या फिर किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट हो पाना संभव नहीं है, ठीक है, मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकते हैं। हो गया सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर। चलो एक रीजन और देख लेते हैं, टोटल हमें 4 रीजन डिस्कस करने हैं, एक रीजन और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के रीजन कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा लिख लो,
दूसरा रीजन लिखो, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और अनलॉफुलनेस। सब्सिक्वेंट illegality or unlawfulness। लिख लिया? ठीक है। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी या फिर अनलॉफुलनेस, पहले वाले में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके इलीगल या फिर अनलॉफुल होने की बात हमने नहीं करी। सिंपली हमने कहा कि कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि दोनों पार्टी अब इस अवस्था में नहीं, इस सिचुएशन में नहीं है कि अपने ऑब्लिगेशन को या फिर अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकें। ठीक है। अब इस केस में क्या है कि ये भी स्टार्टिंग में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार्टिंग में ये भी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है या फिर जो कंट्री का रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉ है उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब या तो अनलॉफुल हो रहा है या फिर सिंपली हम कहें तो वो इलीगल हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो सारी चीज़ें लीगल तरीके से हो रही हैं, ट्रेड आपका अलाउड है जब सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस कि फ्रेंडली रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में। लेकिन जब वॉर छिड़ जाएगा, ठीक है, हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाए, तो अब उस केस में जब कोई ट्रेड या फिर व्यापार होगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि अब वो क्या है, अनलॉफुल है, आप एनिमी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड से क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाएगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं करी जाएगी और ना ही इसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई या फिर कोई एक्शन लिया जा सकता है, कोई केस फाइल नहीं होगा। परफॉर्मेंस के लिए आप किसी भी तरीके से क्या करें, इलीगल हो गया, तो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ऑब्लिगेशन है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते ही क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टीज की वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है। अब हम किसी भी तरीके से इस एग्रीमेंट या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोर्स हम नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? पहले वाले जैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है कि इस केस में ये क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, आप पॉसिबल, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहले वाले केस में हमने क्या देखा कि वो हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब वो इलीगल माना जाएगा। तो इलीगल हो गया, तो फिर इलीगल होने की वजह से अब आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इम्पॉसिबिलिटी का रीजन क्या है, क्योंकि ये इलीगल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैंने क्यों कहा कि ऐसा चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अब लॉ के नज़र में क्या हो गया, ये अनलॉफुल हो गया, और अनलॉफुल होते ही ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर ये सीज कर गया कि हम इसको अब इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो और रीजन है। ठीक है, फटाक से इसको इसी पार्ट में कवर कर लेते हैं। तीसरा लिख लो, तीसरा लिखो, रेपुडिएशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, रेपुडिएशन का मतलब होता है कैंसिल करना, क्या करना, कैंसिल करना, और वॉइडेबल का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे
जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो फ्री कंसेंट से नहीं बनाया गया है, या तो आपका कोर्सन है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, या फिर किसी और तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्री कंसेंट से नहीं बनाया गया है, डरा धमका के जोर जबरदस्ती करके फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कराया गया है, किसी के कंपनी पे बंदूक डाल दिया, बोलो चलो अपना प्रॉपर्टी सेल करो, साइन करो यहाँ पे कागज पे, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी। ये तो हम बाद में देखेंगे ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट का साइन या फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फ्री कंसेंट से हुआ है कि विदाउट फ्री कंसेंट, या फिर विल से हुआ है, अपनी इच्छा से हुआ है। तो फ्री कंसेंट से होगा तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट होने चाहिए, एंड फ्री कंसेंट भी उसके अंदर आता है। तो फ्री कंसेंट से नहीं बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो जो दूसरी पार्टी है जिसको आपने डरा धमका के बोला है, ठीक है, किसान को मेरे चाचा विधायक हैं, तो विधायक हैं तो हो सकता है कि डर जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, उसने साइन कर दिया, वो डर गया, तो बाद में कहेगा हाँ मेरे चाचा भी विधायक हैं, ठीक है भाई आ जाओ भीड़ लेते हैं, तो कहेगा अब हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, पहले मेरे डराए थे ना, अब हम डरने वाले नहीं हैं, वो भी किसी को पकड़ के ले आएगा। और समझ रहे हो, तो अब ऐसे केस में क्या हो गया, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, फ्री कंसेंट से नहीं बना था, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो दूसरी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको डराया गया धमकाया गया, वो क्या करेगा, एक सर्टेन रीजनेबल टाइम के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या फिर कैंसिल करे, दोनों ही चीजें है उसके हाथ में, ठीक है। तो अगर दूसरी पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकती है, या फिर क्या कहेगा कि नहीं हमें कंटिन्यू नहीं करना है, शुरू में तो डरा धमका के हमने साइन करवा लिया था उससे, तो उसने कर दिया था, लेकिन बाद में क्या कहा, अब उसके अंदर मान लो हिम्मत आ गया, कहीं से अपना जुगाड़ पानी लगा लिया, बोले ठीक है बताते हैं, अब कहेगा हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। तो रेपुडिएशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, वैलिड है, समझ रहे हो, यानी उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन बाद में क्या होगा, जब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर का है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी क्या करेगी, इसको रेपुडिएट करेगी या फिर उसको कैंसिल करेगी, तो फिर क्या होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वॉइडेबल से क्या हो जाएगा, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी दूसरी पार्टी के पास ये अधिकार है, दूसरी पार्टी कौन सी, जो पीड़ित पार्टी है, पीड़ित व्यक्ति है, अग्रीड पार्टी, उसके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी एक सर्टेन टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर कैंसिल कर सकती है। तो जब वो कैंसिल कर देगा तो क्या आप उसको इन्फोर्स कर पाओगे, नहीं, अब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दूसरी पार्टी ने अपना राइट्स अप्लाई कर लिया। तो राइट अप्लाई करते ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, आपका रेपुडिएट हो गया, कैंसिल हो गया, अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। अब ऑटोमेटिक जो भी राइट्स होंगे पार्टी के वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो अब उसको हम फुलफिल नहीं करेंगे। आई बात समझ में, चौथा लिख लो, subsequent impossibility of contingent event। subsequent impossibility of
subsequent impossibility of the contingent event. The contingent event. कंटिंजेंट इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जो किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है। कंटिंजेंट मतलब ऐसा होगा तो फिर ऐसा करेंगे, ठीक है। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होने किस चीज पे डिपेंड करता है? बारिश के अच्छे होने पे। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट इवेंट। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर कुछ ऐसा चीज होगा तो उसके वजह से ये दूसरी चीज हम करेंगे। जैसे हमने कहा कि दो व्यक्ति के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, पार्टी ए ने कहा या पर्सन ए ने कहा पर्सन बी से कि पर्सन बी जब अमेरिका से आएगा तो हम एक अच्छी पेंटिंग उसे बनवा के दे देंगे। तो पर्सन डी अमेरिका से आया ही नहीं, हमने क्या कहा? किन दो लोगों के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कौन कौन थे? हाँ, तुम लोग सुन भी रहे हो? हाँ, किन दो लोगों के बीच में मैंने बताया? सिद्धांत बताओ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किन दो पर्सन के बीच में? मैंने कौन कौन सा नाम लिया? थोड़ा सा भी तुम लोग का ध्यान वान है नहीं, क्या सुने हो? किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ? हाँ, कौन से दो लोग? नाम बताओ। ए और बी थे कि बी और सी थे? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि तुम लोग का टेंशन है कि नहीं है। ये तो ए और बी बोल रही है। क्या था जी? मतलब सुन नहीं रहे हो तुम लोग? चलो ठीक है। तो अगर हम कहें कि पर्सन बी और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, बी ने बोला सी को कि जब डी अमेरिका से आएगा तो एक अच्छी वाली पेंटिंग बना के आपको हम दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किन दो लोगों के बीच में हुआ बताओ? हाँ, ठीक है। तो अब बी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन सी से किया है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट क्यों है? कि वो अमेरिका से आएगा तब तो वो पेंटिंग बना के देगा ना। तो मान लो वो आया ही नहीं तो क्या ये दे पाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे फुलफिलमेंट करनी क्या इम्पॉसिबल हो गया, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हम केसेस में कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट इवेंट। तो अगर कंटिंजेंट इवेंट है और उसको फुलफिल कर पाना फ्यूचर में असंभव हो गया तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो आता करके दे देता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो आता और ये फिर आने के बाद ये बना के नहीं देता तो फिर ये केस कर सकता था, इन्फोर्स करा सकता था। लेकिन अब इसके तो हाथ में है ही नहीं ना, अब कहाँ से करके जिंदा कर कहाँ से मैं लेता हूँ उसको? वो तो मर गया। तो मैं बोला था कि वो आएगा तब आपको हम देंगे, अब वो आया ही नहीं तो हम कहाँ से आपको बना के दें या फिर बना के दें? तो ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नेचर का था, कंटिंजेंट नेचर का था। तो अब हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको परफॉर्म कर पाना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चाहे हम कहें कि ये एक्ट करेंगे या फिर ये एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर कंटिंजेंट है किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, तो फ्यूचर इवेंट क्या कह रहे हैं कि अनसर्टेन है, पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें क्लियरली नहीं पता है। वो अमेरिका से चला यहाँ पे पहुंच जाएगा या फिर नहीं पहुंचेगा ये कोई जरूरी नहीं है, घटना कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे वॉर चल रहे हैं अभी, ठीक है, रशिया यूक्रेन का अलग चल रहा है, इजराइल ईरान और यूएस का अलग चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है, कंटिंजेंट इवेंट है।
तो इम्पॉसिबल कब होगा? जब इसको फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ सम कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इज कंटिंजेंट, ठीक है, इज कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, एंड इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, वो इवेंट क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बाकी मैंने एग्जांपल दे ही दिया। तो अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को अगर समराइज करें तो पूरे जो रीजन, यानी रीजन का मतलब जो भी हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे कि किस वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, तो कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्टिंग से या फिर इंसेप्शन से ही वो आपका वॉइड नहीं है। इनिशियली क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कब हो रहा है? जब फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, अराइज हो रही है, जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? फुलफिलमेंट नहीं हो पा, मतलब उसको फुलफिल करना संभव नहीं हो पा रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है वो देखेंगे, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इसको मैंने इसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी दोबारा से हम इसको देख लेंगे। हर्षिता, खुशी, प्रिंसी, समझ में आया? मैसेज करो। चलो अगला क्लास तुम लोग का बिजनेस लॉ का है। बिजनेस लॉ, अरे तो बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ। ठीक है, हाँ तो टेस्ट ले लेते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, अगला क्लास नहीं चलेगा। ठीक है।